हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार सेकंड पेपर सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी। तो दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 4 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 5वां नंबर का मॉडल पेपर है और पूर्णतः परीक्षा पैटर्न के अनुसार यह मॉडल पेपर है। अगर आपने पिछले 4 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में लिंक को शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है। कुल 8 भाग है इसके। शिक्षण विधियां, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल और इतिहास। ठीक है, और पूरा का पूरा इसी पैटर्न पर दोस्तों ये अपना मॉडल पेपर है वो आधारित है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न है। देखिए देखिए टेस्ट आपको पूरा देना है, 150 प्रश्नों का ये है। देखिए, चंदूड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चंदूड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जे एच मेके ने किया था। जे एच मेके ने ये किया था उत्खनन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कहां पर है ये? तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ये स्थित है। ये आपको इसमें याद रखना है। और यहाँ मनका बनाने का कारखाना और भट्टी भी थी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर जे एच मेके। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, नालियों की व्यवस्था सैंधव नगरों की विशेषता रही, परंतु किस नगर में नालियों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए? नालियों की व्यवस्था सैंधव नगरों की विशेषता रही, परंतु किस नगर में नालियों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से भी, हड़प्पा से भी, बनवाली से नहीं प्राप्त हुए। दोस्तों ये बनवाली है, ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों जल निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था है वो नहीं थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही, बाकी तीनों जगह थी। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मौर्य काल में वर्णित भाग एवं बलि थे। मौर्य काल में वर्णित भाग एवं बलि थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्व के स्रोत। राजस्व के स्रोत भाग एवं बलि थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गुप्त काल में किस शासक के सिक्के पर वीणा के या वीणा का अलंकरण देखकर उसके संगीत प्रेमी होने का संकेत है? गुप्त काल में किस शासक के सिक्के पर वीणा का अलंकरण देखकर उसके संगीत प्रेमी होने का संकेत मिलता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है समुद्रगुप्त को। दोस्तों, उसकी मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो उससे माना जाता है कि वह संगीत प्रेमी था। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही, समुद्रगुप्त। 5 नंबर का प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई किस अंग्रेज अधिकारी का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी? 1857 की क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई किस अंग्रेज अधिकारी का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है ह्यूरोज। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई को। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? दांडी यात्रा शुरू कब की थी? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं 12 मार्च 1930 को दोस्तों गांधी जी है वो अपने 78 आश्रम वासियों के साथ में दांडी की यात्रा है वो प्रारंभ की थी। और 6 अप्रैल को दोस्तों
ये पहुंच गए थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही, 12 मार्च 1930। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दंती दुर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर इसमें देखिए दोस्तों, कथन 1 और कथन 2 दे रखा है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों, दंती दुर्ग ने दंती दुर्ग ने चालुक्यों पर अरबों के आक्रमण के समय चालुक्यों की सहायता की थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, दंती दुर्ग ने चालुक्यों पर अरबों के आक्रमण के समय चालुक्यों की सहायता की थी, सही है। आगे देखिए, दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन सेकंड को पराजित करने के बाद उन्हें उज्जैन में दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन सेकंड को पराजित करने के बाद उज्जैन में हिरण्यगर्भ यानी कि महादान यज्ञ किया था। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्रम नामक चांदी का सिक्का जारी किया था? तो किसने जारी किया था ये? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मीरभोज प्रथम ने दोस्तों ये द्रम नामक चांदी का सिक्का है वो जारी किया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे सूफी शब्द किस भाषा का शब्द है? सूफी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही, और इसका अर्थ होता है पवित्रता। नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अर्थशास्त्र के संदर्भ में विचार कर सही कथन का चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कथन 1 और कथन 2 दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए, अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। देखिए, संपूर्ण अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख नहीं मिलता दोस्तों, तो अपना ये क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, अर्थशास्त्र में अकाल का उल्लेख मिलता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर केवल और केवल 2 सही है इसमें, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सी मस्जिद किसने बनवाई थी, वो बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बाबर ने दोस्तों कौन सी मस्जिद बनाई थी? तो ये जामा मस्जिद है वो, जो संभल उत्तर प्रदेश में है। इसका निर्माण दोस्तों बाबर ने करवाया था। हुमायूं ने दोस्तों दीन पनाह नगर की स्थापना की थी दिल्ली में। शाहजहां ने जामा मस्जिद दिल्ली की बनवाई थी, और औरंगजेब ने दोस्तों मोती मस्जिद दिल्ली में बनवाई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन था वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण है वो करवाया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से संपूर्ण गुप्त काल में किन 2 शासकों ने अप्रतिरथ की उपाधि धारण की थी? निम्नलिखित में से संपूर्ण गुप्त काल में किन 2 शासकों ने अप्रतिरथ की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड ये ही ऐसे शासक हैं जिन्होंने अप्रतिरथ की उपाधि है वो धारण की थी। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे सुमेलित करना है, सुमेलित करना है दोस्तों। एक तरफ शिलालेख है तो दूसरी तरफ स्थान है। अपने को बताना है कि कौन सा शिलालेख कहाँ पर है। देखिए, शाहबाजगढ़ी शिलालेख कहाँ पर है? तो दोस्तों ये पाकिस्तान में है, ठीक है। और कालसी शिलालेख कहाँ है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड में है। और सोपारा शिलालेख है ये दोस्तों महाराष्ट्र में है, और धौली शिलालेख है वो ओडिशा में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 3 1, 2 4 3 1। देखिए, बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए तथा नीचे दिए गए सत्य कूट का चयन कीजिए। 2 कथन दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं। अब देखिए, 3 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा सही है।
देखिए, राजग्रह 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उदयन तथा अजातशत्रु दोनों पितृहंता थे। ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। तो इसलिए दोनों को पितृहंता कहा जाता है। तीसरा देखिए, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो सही है। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था, तो यहाँ पर सभी कथन सत्य है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए। एक तरफ घटना है तो दूसरी तरफ घटना का नाम दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सिद्धार्थ के गृह त्याग, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण बोलते हैं, यानी कि पहले का 4 हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश, महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं महाधर्म चक्र परिवर्तन। महाधर्म चक्र परिवर्तन यानी कि दूसरे का दूसरा ही हो जाएगा। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या बोलते हैं? महात्मा बुद्ध की मृत्यु को दोस्तों महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण, यानी कि इसका 3 हो जाएगा। और महात्मा बुद्ध के ज्ञान, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों संबोधि। क्या बोलते हैं? संबोधि। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1। 4 2 3 1 है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 4 2 3 1। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बोगज कोई अभिलेख में निम्न में से किस देवता का उल्लेख नहीं मिलता है? बोगज कोई अभिलेख में निम्न में से किस देवता का उल्लेख नहीं मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें। इसमें देखिए इंद्र का उल्लेख मिलता है, वरुण का मिलता है, मित्र का मिलता है, लेकिन विष्णु का उल्लेख है वो दोस्तों इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में सहायक नदी है और सूची सेकंड में नदी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो राप्ती नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये घाघरा नदी की सहायक नदी है, ये राप्ती। ठीक है। तीस्ता, तीस्ता है ये दोस्तों किसकी सहायक नदी है? तीस्ता है ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और दोस्तों यहाँ पे हिरण, हिरण है ये दोस्तों किसकी सहायक नदी है? हिरण है ये दोस्तों किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा की सहायक नदी है दोस्तों। और पूर्णा है ये गोदावरी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। 4 1 2 3 ही होगा। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 4 1 2 3। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है? कौन सी एक है मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा की प्रकृति मौसमी है। बिल्कुल सही बात है। मध्य भारत अधिकांशतः लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, ये गलत हो जाएगा। दक्षिण भारत है वो लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, तमिलनाडु वगैरह ये वाले क्षेत्र। तो ये अपना सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, तटीय क्षेत्र महाद्वीपीय क्षेत्रों से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही है। जब पूर्वी जेठ धारा दक्षिण की ओर सिंधु गंगा के मैदान की ओर स्थानांतरित होती है तो मानसून में रुकावट हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, सदाबहार जंगल वन में नहीं पाए जाते हैं। सदाबहार जंगल वन में नहीं पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षिण पश्चिम पंजाब, पश्चिमी राजस्थान। दक्षिण पश्चिम पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर दोस्तों सदाबहार वन है वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, असम और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, वहां पर ये सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाए जाते। बी नंबर ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। अपने को बताना है कि दोस्तों इनमें से कौन सा सही है। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें जलोढ़ मिट्टी में
दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूना पाया जाता है, जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श है। तो ये अपना दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों जलोढ़ मृदा के अंदर चूना, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन और ह्यूमस की दोस्तों कमी पाई जाती है। यहाँ पर देखिए जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों गलत है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? तो वो है दोस्तों रतन। रतन है ये दोस्तों मक्का की उन्नत किस्म है जो अधिक उपज देती है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना की गई थी? प्रथम बार जनगणना है वो दोस्तों 1951 में हुई थी, आजादी के बाद में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है? विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास का शुल्क मुक्त क्षेत्र और व्यापार शुल्क और टैरिफ के उद्देश्य से विदेशी क्षेत्र माना जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है? विकास का शुल्क मुक्त क्षेत्र और व्यापार शुल्क और टैरिफ के उद्देश्य से विदेशी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या विभाजित करता है? पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या विभाजित करता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा विभाजित करती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पृथ्वी की लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी की लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। दोस्तों गलत कथन का क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर देखिए अल नीनो एवं ला नीना एक प्रकार के झंझावात है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यानी कि झंझावात का मतलब होता है तूफान, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है, अल नीनो और ला नीना ये तूफान नहीं है, झंझावात नहीं है, बल्कि ये प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थिति से संबंधित मौसम प्रतिरूप है ये। ठीक है, तो ये अपना पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अल नीनो के दौरान तट से दूर पादप पलवक कम होते हैं, बिल्कुल सही है। ला नीनो के दौरान व्यापारिक हवाएं सामान्य से अधिक प्रबल होती है, बिल्कुल सही है। अल नीनो एवं ला नीना मौसम के प्रतिरूप है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत दे रखा है। 29 नंबर का प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है दोस्तों प्रशांत महासागर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्लासें और मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज भी है, वो भी शुरू की जा चुकी है। काफी मॉडल पेपर हो भी चुके हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगभग दोस्तों कंप्लीट होने वाले हैं। कुछ दो सब्जेक्ट बाकी रह गए, जैसे विश्व का भूगोल है वो बाकी रह गया, तो 5-6 टॉपिक हैं, तो वो मैं करवा दूंगा 1-2 दिन में। तो आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें, वहां पर आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित। तो आप वहां जाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का टेस्ट दें, मॉडल पेपरों का टेस्ट दें, फर्स्ट पेपर का टेस्ट दें, ताकि दोस्तों परीक्षा में कोई भी दिक्कत का आपको सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल निःशुल्क सुविधा है और इसका ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा उठाना है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में सर्वोच्च पर्वत शिखर है और सूची सेकंड में महाद्वीप है। अब दोस्तों इसमें देखिए माउंट कोजस की जको, माउंट कोजस की जको पर ये पर्वत शिखर है, ये दोस्तों कहां पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत है, ये उत्तरी अमेरिका का।
तो ये इसमें हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। और माउंट एल्ब्रुस, दोस्तों माउंट एल्ब्रुस, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें रूस, रूस में है, तो रूस कहाँ है? यूरोप में, तो ये यूरोप हो जाएगा इसमें। और माउंट किलिमंजारो है, ये दोस्तों अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3-4-1-2। 3-4-1-2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3-4-1-2। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसने तिब्बत के पठार के ऊपर प्रचलित वायुमंडलीय दशाओं तथा मानसून के मध्य संबंध स्थापित किया था? निम्नलिखित में से किसने तिब्बत के पठार के ऊपर प्रचलित वायुमंडलीय दशाओं तथा मानसून के मध्य संबंध स्थापित किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पी कोटेश्वरम। पी कोटेश्वरम, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पी कोटेश्वरम। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्लेनेट मार्स का वायुमंडल में अधिकतम रूप में शामिल है। प्लेनेट मार्स का वायुमंडल में अधिकतम रूप में शामिल है, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 95% है ये। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? तो दोस्तों ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कनाडा में है। कहाँ पर है? कनाडा में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दुनिया की सबसे गहरी खदान कहाँ है? दुनिया की सबसे गहरी खदान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका। ये गोल्ड माइन है दोस्तों, यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, डी नंबर ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मानसून से संबंधित शाखा या शाखाएं हैं? निम्नलिखित में से राजस्थान में मानसून से संबंधित शाखा या शाखाएं हैं, दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाट शाखा, हिमाचल शाखा, छोटा नागपुर शाखा और शिवालिक शाखा। तो यहाँ पर इसमें कौन सी राजस्थान में मानसून से संबंधित शाखाएं हैं? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर हिमाचल शाखा और शिवालिक शाखा, ये दोनों है मानसून से संबंधित शाखाएं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4, 2 और 4। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ औद्योगिक संस्थान है तो दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? राजस्थान वित्तीय निगम की जो स्थापना है ये 1955 में हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना। और राजसिको की स्थापना बताइए। राजसिको की स्थापना है वो दोस्तों 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी राजसिको की स्थापना। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, रिको की जो स्थापना है ये हुई थी 1969 में, और रूडा की स्थापना है ये दोस्तों 1995 में हुई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3-1-4-2, 3-1-4-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र या क्षेत्रों में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान के वन दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, ये तो सभी को पता होगा। तो दोस्तों एक तो वागड़ क्षेत्र बोलते हैं, एक हाड़ौती क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों शुष्क सागवान के वन। तो यहाँ पर 1 और 3 इसमें क्या है? सत्य है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गंग नहर के संदर्भ में, गंग नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इसका निर्माण वर्ष 1927 में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, बिल्कुल सही है।
यह राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना थी। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर देना, दोनों ही सही है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों सुमेलित करना है। देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता कौन से जिले में थी मित्रों? सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो कोटा में थी, ठीक है। और सर्वाधिक शहरी साक्षरता ये दोस्तों उदयपुर में थी। और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता ये दोस्तों सिरोही में थी। और न्यूनतम शहरी साक्षरता तो ये नागौर में थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 4132। 4132 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 4132 यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? उपरोक्त में से कौन से कथन सही है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट तथा देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु हिंदुमल कोट गंगानगर है, ये गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। कोना गांव है जो गंगानगर में पड़ता है, ये राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ पर ये हिंदुमल कोट है वो गलत दे रखा है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का गलत हो जाएगा। 1 और 2 इसमें क्या है सही है, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखिए दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा सही है। कोट भाषा में अपने को उत्तर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए गन्ना एक खरीफ फसल है जो मूलतः अफ्रीकी पौधा है। दोस्तों गन्ना एक खरीफ फसल है जो मूलतः अफ्रीकी नहीं, ये भारतीय पौधा है। तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। आगे देखिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 120 से 170 सेंटीमीटर वर्षा गन्ने के लिए उपयुक्त दशाएं हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान में गन्ने का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वाला जिला श्री गंगानगर है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 2 और 3 कथन क्या है सत्य है, पहला गलत है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 व 3 सही है। 43 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय के जन्मदाता कौन है? भारत में राष्ट्रीय आय के जन्मदाता कौन है? तो वो है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ये राष्ट्रीय आय के जन्मदाता हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए असुमेलित को छांटिए। दोस्तों 44 नंबर का प्रश्न है, असुमेलित को अपने को छांटना है। तो यहाँ पर देखिए असुमेलित, इसमें मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों। देखिए FC बराबर MP प्लस TI माइनस SG, ये दोस्तों इसमें क्या है गलत दे रखा है। FC का मतलब होता है साधन लागत, साधन लागत, ठीक है। MP का मतलब होता है बाजार कीमत। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए संतुलित कीमत किसे कहते हैं? संतुलित कीमत किसे कहते हैं? ये बोलते हैं दोस्तों कीमत जिसे मांग एवं आपूर्ति से निर्धारित किया जाए। कीमत जिसे मांग एवं आपूर्ति से निर्धारित किया जाए वो होती है दोस्तों संतुलित कीमत। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है वो सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। इसमें देखिए दोस्तों, देखिए राजस्व घाटा, राजस्व घाटा दोस्तों, राजस्व घाटा राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों पर अधिकता है, बिल्कुल सही है। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा राजस्व में सरकार के द्वारा किए गए कुल ऋणों एवं अन्य देयताओं के बराबर होता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा प्लस ब्याज भुगतान, ये इसमें गलत दे रखा है, ये इसमें गलत दे रखा है। तो दोस्तों इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मौद्रीकृत घाटा केंद्र सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निवल साख में होने वाली वृद्धि, ये भी बिल्कुल सही है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या होता है? भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या होता है?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है। तो ये है राजकोषीय घाटा का तात्पर्य। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सर्जन करना। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सर्जन करना। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करें। बताइए दोस्तों, यहाँ पे नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में असत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में एमपीआई के 3 आयाम और 10 संकेतक हैं। ये गलत हो जाएगा, 10 नहीं 12 संकेतक हैं। 3 आयाम और 12 संकेतक है। ये सामने दिख गया। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए यहाँ पे फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मानव विकास रिपोर्ट यानी कि एचडीआर 2023-24 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें अपने को उपरोक्त में से असत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। ठीक है, देखिए इसमें इसका शीर्षक है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रीइमेजिनिंग को ऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ड है। बिल्कुल सही बात है, इसका शीर्षक था मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 का। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, यह मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के निष्कर्षों पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। इसमें वैश्विक एचडीआर मूल्य पर पहली बार लगातार 2 साल वृद्धि देखी गई। तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। 2 साल वृद्धि नहीं, 2 साल गिरावट देखी गई दोस्तों। तो इसमें तीसरा नंबर का गलत हो जाएगा। अपने को इसमें असत्य कथन ही बताना था कि कौन सा असत्य कथन है, तो केवल 3। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर भी दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं। अपने को उपयुक्त में से सही कथन का क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा इसमें सही कथन है। अब दोस्तों इसमें देखिए, यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, इसमें कुल 190 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत की रैंक 136वीं रही। ये कथन है वो गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें कुल 193 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, और इसमें भारत की रैंक है वो दोस्तों 134वीं रही थी। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर का इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, भारत 0.644 के स्कोर के साथ मध्यम मानव श्रेणी विकास श्रेणी में शामिल है। मानव विकास श्रेणी में दोस्तों ये शामिल है। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें 1 और 3 क्या है? सत्य है। 1 और 3 यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी। भाई नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को ही तो हुई थी, और इसका अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी था। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, नीति आयोग के गठन के बाद से अब तक जुलाई 2024 कितने व्यक्ति इसके अध्यक्ष पर आसीन हुए हैं? नीति आयोग के गठन के बाद अब तक जुलाई 2024 तक कितने व्यक्ति इसके अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए भाई एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी। जब से प्रधानमंत्री बने तब से ही है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
55 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु की मांग में विस्तार व संकुचन के परिवर्तन का कारण होता है। किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन व संकुचन के परिवर्तन का कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वस्तु की इकाई मूल्य। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर प्रश्न है, यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तो प्रतिलोप मूल्य है। यदि दो वस्तुएं पूरक है तो प्रतिलोप मूल्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नकारात्मक। यहाँ पर है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नकारात्मक। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में SDG 10 निम्न में से कौन सा है? बताइए दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में SDG 10 निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है असमानताओं में कमी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे विश्व खुशहाली रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और अपने को दोस्तों यहाँ पर कूट भाषा में उत्तर देना है कि इनमें से कौन सा, क्या पूछा है, असत्य कथन है। कौन सा इसमें असत्य कथन है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट की प्रथम रिपोर्ट वर्ष 2012 में जारी की गई, जिसकी अध्यक्षता भूटान के प्रधानमंत्री द्वारा की गई। बिल्कुल सही बात है। इसका प्रमुख उद्देश्य वैश्विक खुशहाली का मापन करना तथा सदस्य देशों में खुशहाली बढ़ाने संबंधी लोक नीति निर्माण के लिए एक मार्गदर्शिका उपलब्ध कराना है। ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, वर्ष 2024 में यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की गई है। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए ये रिपोर्ट है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा जारी की गई है। तो ये अपना ये इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा, अपने को असत्य कथन बताना था तो इसमें केवल 3 यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का पारंपरिक अध्ययन किस पर केंद्रित होता है? तो ये होता है दोस्तों मूल्य आधारित विश्लेषण पर। ए नंबर ऑप्शन सही। 60 नंबर का प्रश्न है, संप्रभुता का अर्थ है। संप्रभुता का अर्थ क्या है? तो वो है सर्वोच्च और अंतिम अधिकार। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें सबसे लंबा लिखित संविधान है, दोहरी नागरिकता नहीं है दोस्तों, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, भारत की प्रभुता और अखंडता शब्दावली को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निम्नांकित में से कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया है? भारत की प्रभुता और अखंडता शब्दावली को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निम्नांकित में से कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 16वें संविधान संशोधन 1963 के जरिए जोड़ा गया है दोस्तों। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, निर्धन को निःशुल्क कानूनी सहायता, निर्धन को निःशुल्क कानूनी सहायता, ये दोस्तों कौन से संशोधन में इसका उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से किया गया है। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्वों का भाग है दोस्तों। 39A में इसका प्रावधान किया गया है। आय असमानता को न्यूनतम करना, आय असमानता को न्यूनतम करना, ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ये किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 38 में इसका उल्लेख है। और सहकारी संघों का स्वैच्छिक निर्माण, सहकारी संघों का स्वैच्छिक निर्माण, ये दोस्तों 97वां संविधान संशोधन के माध्यम से
इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 43B में। और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल ये अनुच्छेद 45 में है, और 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? दोस्तों इसका अपने को कोट भाषा में उत्तर देना है। देखिए ए आर अंतुले ये दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे। एस एस राय भी थे दोस्तों। हरदेव जोशी नहीं थे। CM स्टीफन थे। तो यहाँ पर इसमें 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है संविधान का 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 66 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का अपने को क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर इसमें देखिए दोस्तों, धारा 88 को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें धारा 88 की जगह धारा 89 होता ना, तो ये सही होता। तो ये अपना गलत हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की प्रथम नगर पालिका माउंट आबू में स्थापित की गई थी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर एक इसमें क्या है, गलत है, दूसरा इसमें सही है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का दोस्तों अपने को यहाँ पर चयन करना है। सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर देखिए, राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या, राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक नहीं होगी। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। विधान परिषद का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 59 में किया गया है। वह भारत का नागरिक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, संविधान में जो उल्लेख किया गया है ना, उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के लिए यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या दे रखी हैं? तो 4 शर्तें दे रखी है दोस्तों, जिसमें से वह भारत का नागरिक है, ये वाली शर्त नहीं है दोस्तों। एक बार फिर से बता देता हूं, वह ये शर्त है वो नहीं है। ठीक है, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी दोस्तों उल्लेख नहीं है संविधान में। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। वह बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों का उपयोग का हकदार होगा, ये बिल्कुल सही है। तो ये राष्ट्रपति पद के लिए दोस्तों यहाँ पर ये जो शर्त है, ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है?
तो वो है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने राज्यसभा का सदस्य या राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों के रूप में यानी कि सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले दोस्तों 4 व्यक्ति थे। एक थी इंदिरा गांधी, एक थे दोस्तों एच.डी. देवगौड़ा, एक थे इंद्र कुमार गुजराल और एक मनमोहन सिंह। ये चारों ही थे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें नहीं क्या पूछा है, इसमें सदस्य रहते हुए, सदस्य रहते हुए, ठीक है, चारों ही थे दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, चारों ही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 4 चारों ही सही है। 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथन ए और कारण आर दे रखा है। कथन ए और कारण आर दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए 1978 में मेनका गांधी केस में न्यायालय के फैसले के बाद से भारत में कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुकरण किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। कारणार्थ देखिए संविधान के अनुच्छेद 14 के राज्य स्वेच्छाचारिता नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, इसमें सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र से प्रत्यक्षतया संबंधित है? तो वो संबंधित है दोस्तों इसमें दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक मुकदमों की अपीलें। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए दक्षेस का मुख्यालय यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, सार्क का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू में, नेपाल में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सह संस्थापक थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सह संस्थापक थे तो वो थे दोस्तों इसमें जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जवाहरलाल नेहरू। 75 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए लोकतंत्र में किस सिद्धांत की अनुपस्थिति सत्ता के दुरुपयोग का कारण बनती है? बताइए। तो वो है दोस्तों जवाबदेही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जवाबदेही सिद्धांत की अनुपस्थिति सत्ता के दुरुपयोग का कारण बनती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 76 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो वो था दोस्तों राजा लुई 16। राजा लुई 16 थे। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 78 नंबर का प्रश्न है, किस घटना से प्रथम विश्व युद्ध भड़क उठा? किस घटना से प्रथम विश्व युद्ध भड़क उठा? तो वो है बोस्निया की राजधानी में फ्रेंज फर्डिनेंड की हत्या की घटना। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए वर्साइलेस यानी कि वर्साय संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया? तो दोस्तों ये हस्ताक्षर किया गया 1919 में। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 80 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में जर्मनी ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो किस देश पर आक्रमण किया था? तो वो है दोस्तों पोलैंड पर आक्रमण किया था। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, पोलैंड पर आक्रमण किया था। 81 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने औपचारिक रूप से कब आत्मसमर्पण किया? तो दोस्तों कब आत्मसमर्पण किया था? तो ये 2 सितंबर 1945 को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 82 नंबर का प्रश्न, मनुष्य है, मनुष्य है तो दोस्तों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 83 नंबर प्रश्न है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो वो है दोस्तों मैकाइवर पेज। दोस्तों दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे जागीर व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कितनी जागीरें थी?
तो दोस्तों जागीरें 3 प्रकार की थी, ठीक है, पैदावारी, इकलावी और मालिकाना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। 85 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक ऐसी सामाजिक दशा जिसमें सामाजिक मानदंडों का उल्लेख होता है तथा अधिकांश लोगों के लिए संकट मूलक होती है तथा जिसका समाधान सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सामाजिक समस्या। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक समस्याओं के 2 प्रकार प्रकट व अप्रकट किसने बताए? तो ये बताए दोस्तों जॉन जे केन ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए प्राचीन भारत या वैदिक काल में सामाजिक स्त्रीकरण का आधार था, सामाजिक स्त्रीकरण का आधार था, तो वो था दोस्तों वर्ण। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वर्ण। नेक्स्ट आगे देखिए 88 नंबर का प्रश्न है, जाति का उद्विकास किससे हुआ? जाति का उद्विकास किससे हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों वर्ण से, ठीक है, वर्ण व्यवस्था से ही दोस्तों जातियों का विकास हुआ है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 89 नंबर प्रश्न है, समाज शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य है, समाज शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य है वो है समाज को समझना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 90 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए औद्योगिक क्रांति का परिणाम है, औद्योगिक क्रांति का परिणाम है तो वो है एकाकी परिवार, पूंजीवाद और व्यक्तित्ववाद। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। 91 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए समाज शास्त्र को व्यवस्थित रूप दिया, समाज शास्त्र को व्यवस्थित रूप दिया तो वो है दोस्तों वेबर ने दिया था। ये नहीं, देखिए यहाँ पे एमिल दुर्खिम, समाज शास्त्र को व्यवस्थित रूप दिया था एमिल दुर्खिम ने, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है, किसने आधुनिकीकरण के साथ अच्छाई का मूल्य जोड़ा? किसने आधुनिकीकरण के साथ अच्छाई का मूल्य जोड़ा? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास ने। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पश्चिमीकरण को किसने मूल्य तटस्थ अवधारणा माना? तो ये माना दोस्तों एम.एस. श्रीनिवास ने, ठीक है, ये भी इसका डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीयता का उदय, नवीन राजनीति, संस्कृति व नेतृत्व, वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, ये सब पश्चिमीकरण के बाई प्रोडक्ट हैं, ऐसी मान्यता है। ये किसने कहा है? तो दोस्तों ये कहा है योगेंद्र सिंह ने। सी नंबर का ऑप्शन सही, योगेंद्र सिंह। 95 नंबर प्रश्न है, वह आर्थिक प्रणाली जहां उत्पादन के साधन पर निजी अधिकार होता है तथा जिसका प्रयोग बाजार व्यवस्था में लाभ कमाना है कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों इसमें पूंजीवादी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पूंजीवादी। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, वह अवधारणा जिसमें मजदूरों का अपने श्रम तथा श्रम उत्पाद पर किसी प्रकार का अधिकार न होने के कारण कार्य के प्रति उनकी रुचि समाप्त होने लगती है कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों इसमें क्या? वो कहलाती है अलगाव। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अलगाव। 97 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से वह व्यक्ति गरीब है जिसे पोषण स्तर नहीं मिलता। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से वह व्यक्ति गरीब है जिसे पोषण स्तर नहीं मिलता। ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पूछा गया है तो वो है 2400 कैलोरी। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। 98 नंबर का प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों हेतु कैलोरी का आधार पर गरीबी का मापदंड है तो वो है 2100 कैलोरी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 99 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देवता को ऋत का संरक्षक कहा गया है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है वरुण को, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ वह है जो, स्थित प्रज्ञ दोस्तों वह योगी होता है जिसकी बुद्धि स्थिर है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है सफलता और असफलता का संभाव रखता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे जैन दर्शन में पंच महावर्त है। जैन दर्शन में पंच महावर्त है वो कौन से हैं? तो वो है सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये हैं 5 महावर्त। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 102 नंबर का प्रश्न है जैन धर्म को जैन दर्शन को नास्तिक इसलिए कहा जाता है। जैन दर्शन को नास्तिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह वेद को प्रमाण नहीं मानता, इसलिए। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न है महात्मा बुद्ध किस सिद्धांत के समर्थक माने गए हैं? महात्मा बुद्ध किस सिद्धांत के समर्थक माने गए हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम मार्ग। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर का प्रश्न है सुकराती पद्धति को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। सुकराती पद्धति को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रसाविका विधि। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रसाविका विधि। 105 नंबर का प्रश्न है सुकरात किस दर्शन का आलोचक माना गया है? सुकरात किस दर्शन का आलोचक माना गया है? तो यह माना गया है दोस्तों सोफिस्ट का। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 106 नंबर प्रश्न है देकार्त के मत में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के 2 स्रोत हैं। देकार्त के मत में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के 2 स्रोत हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सहज ज्ञान एवं निगमन। सहज ज्ञान एवं निगमन, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 107 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए स्थूल सुखवाद निम्न में से किसका समर्थन नहीं करता? तो किसका समर्थन नहीं करता? तो दोस्तों सुख के गुणात्मक भेद का समर्थन है वो नहीं करता। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। यहाँ पर देखिए स्थूल उपयोगितावाद, दोस्तों स्थूल उपयोगितावाद के पक्षधर दोस्तों कौन थे? तो वो थे दोस्तों जेरेमी बेंथम। तो इसका एक हो जाएगा। और सुसंस्कृत उपयोगितावाद के पक्षधर है वो कौन थे या समर्थक कौन थे? तो वो थे दोस्तों जे.एस. मिल। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। और मुख्य सद्गुण की जो संकल्पना दी थी वो दी थी दोस्तों प्लेटो ने। और निरपेक्ष आदेश की संकल्पना दी थी दोस्तों किसने? तो ये दी थी कांट ने। तो ये सारे के सारे दोस्तों पहले से ही सही सुमेलित हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 109 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए कांट के अनुसार केवल वही कर्म कर्तव्य है जिसका आधार सिद्धांत है। दोस्तों कर्तव्य के लिए है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है कौन सा कथन संकल्प की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्यपूर्ण है? कौन सा कथन है संकल्प की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्यपूर्ण है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा किसी भी कर्म को करने या ना करने का चुनाव मैं कर सकता हूं। ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 111 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में स्वीकार करता है? दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में स्वीकार करता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सुधारवादी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सुधारवादी। 112 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए सुख कलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। सुख कलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है तो दोस्तों ये प्रस्तुत किया है किसने? तो ये बेंथम ने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बेंथम ने। 113 नंबर का प्रश्न है सुख एवं आनंद एक दूसरे के पर्यायवाची है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों ये कहा है मिल ने। किसने कहा है? मिल ने। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है ये। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए कार्टेशियन पद्धति से संबंधित दार्शनिक है। कार्टेशियन पद्धति से संबंधित दार्शनिक है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देकार्त और स्पिनोजा। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे
संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो दोस्तों ये एक रूपांतरित चट्टान है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही, रूपांतरित चट्टान। 116 नंबर का प्रश्न है, लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में एल डी वाइट किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में एल डी वाइट किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है एकीकृत की। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एकीकृत की। आगे देखिए यहाँ पे 117 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक विचार सबसे पुराना माना जाता है? कौन सा एक विचार सबसे पुराना माना जाता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में। दोस्तों लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में विकसित हुआ है, तो ये सबसे पुराना माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 118 नंबर का प्रश्न है, किसी अवधि के दौरान लोक प्रशासन का ध्यान मुख्य रूप से संगठन के कुछ सिद्धांतों की दक्षता और विकास पर था। किसी अवधि के दौरान लोक प्रशासन का ध्यान मुख्य रूप से संगठन के कुछ सिद्धांतों की दक्षता और विकास पर था। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1927 से 1937, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 119 नंबर का प्रश्न है, पोस्ट कोर्ब परिवर्णी शब्द में सीओ का आशय है। सीओ, सीओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है यानी कि समन्वय करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 120 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन है वो कौन सा है वो बता देता हूं मैं आपको। देखिए लोक प्रशासन का उद्देश्य यथास्थिति को बनाए रखना है, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों लोक प्रशासन का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम होता है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 121 नंबर प्रश्न है, विकासशील राष्ट्रों में लोक प्रशासन की भूमिका क्या है? विकासशील राष्ट्रों में लोक प्रशासन की भूमिका क्या है? तो वो है दोस्तों राष्ट्र के विकासात्मक कार्यों को पूरा करने में, राष्ट्र निर्माण में, लोक उद्यमों के प्रबंधन एवं संचालन में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 122 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा टेलर से संबंधित नहीं है? कौन सा टेलर से संबंधित नहीं है? तो वो है सामाजिक अध्ययन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर का प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधन से जुड़े किस प्रशासनिक चिंतन ने टास्क और बोनस का सिद्धांत प्रस्तुत किया? वैज्ञानिक प्रबंधन से जुड़े किस प्रशासनिक चिंतन या चिंतक ने टास्क और बोनस का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है एल एल गेट ने। एल एल गेट ने, ए नंबर का ऑप्शन सही। 124 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उन जांचों का हिस्सा नहीं है? बताइए कौन सा विषय उन जांचों का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा, ये लोकायुक्त से संबंधित जांच का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 125 नंबर का प्रश्न है, एक आंतरिक लालसा जो व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों अभिप्रेरणा कहते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अभिप्रेरणा। 126 नंबर का प्रश्न है, साइमन के अतिरिक्त कौन से विचारक को निर्णय निर्माण प्रक्रिया के एक अर्थपूर्ण विश्लेषण के लिए जाना जाता है? साइमन के अतिरिक्त कौन से विचारक को निर्णय निर्माण प्रक्रिया के एक अर्थपूर्ण विश्लेषण के लिए जाना जाता है? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बर्नार्ड। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चेस्टर बर्नार्ड। 127 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भ्रष्ट लोक सेवकों को संरक्षण और सुरक्षा को शिथिल करते हुए उन पर अभियोग चलाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 311 को निरस्त किए जाने का सुझाव द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने अपने किस प्रतिवेदन में दिया था? तो दोस्तों ये दिया था, कौन से प्रतिवेदन में दिया था? तो दोस्तों ये दिया था शासन में नैतिकता के चतुर्थ प्रतिवेदन में।
ठीक है, यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में विचारक है और सूची सेकंड में विचारणा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, लूथर गुलिक ने पोस्ट कोर्ब सिद्धांत दिया था, ठीक है, तो ये इसका एक हो जाएगा। साइमन ने दोस्तों निर्णय निर्माण, ठीक है, सिद्धांतों पर चर्चा की थी। टेलर ने दोस्तों कार्य विज्ञान का विकास, यानी कि कार्य प्रबंधन के जनक माने जाते हैं टेलर। मोस्लो, ये दोस्तों मानव आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत से संबंधित थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन सही। 129 नंबर का प्रश्न है, पोस्ट कोर्ब में ऑर्गेनाइजिंग का अर्थ है, पोस्ट कोर्ब में ऑर्गेनाइजिंग का अर्थ है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है प्राधिकार के औपचारिक ढांचे का निर्माण एवं इसे परिभाषित करना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 130 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में पुस्तक है और सूची सेकंड में लेखक दे रखा है। यहाँ पर देखिए, दो वर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नोनो के पर्सपेक्टिव, इस पुस्तक के लेखक हैं वो दोस्तों कौन है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, दुबई ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नोवुक पर्सपेक्टिव, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों इसमें फ्रैंक मोर्नी। कौन है? फ्रैंक मोर्नी। तो इसका 3 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, पब्लिक सेक्टर कॉन्सेप्ट मॉडल एंड एम्प्रोज, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों जैक इर्कलान, जैक इर्कलान। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, इस पुस्तक के लेखक है वाल्डो। और एडमिनिस्ट्रेशन द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इसके लेखक थे दोस्तों अल्बर्ट लिपावास्की। तो यहाँ पर इसमें 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 131 नंबर का प्रश्न है, लोक प्रशासन में वे समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उद्देश्य आधिकारिक सत्ता द्वारा निर्धारित लोक नीतियों की पूर्ति या उनके क्रियान्वयन से है। यह परिभाषा किस लेखक द्वारा दी गई है? यह परिभाषा किस लेखक द्वारा दी गई है? तो ये एल.डी. वाइट के द्वारा। बी नंबर का ऑप्शन सही। 132 नंबर का प्रश्न है, व्यक्ति कब प्राधिकार का पालन नहीं करता है? व्यक्ति कब प्राधिकार का पालन नहीं करता है? तो वह है दोस्तों जब आदेश उसके निजी हित के अनुरूप न हो। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 133 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को, सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं, जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है, तथा संस्थाओं जिनका उनके विकास किया है, जिनका उसने विकास किया है, का ज्ञान प्रदान करता है। किसके द्वारा बताया गया है? दोस्तों ये जो परिभाषा है, ठीक है, ये जो यहाँ पर जो ये परिभाषा है ये दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए, यहाँ पे सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें दोस्तों समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिक की शिक्षा, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 135 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा और प्रविधि की स्थापना। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन सही। 136 नंबर प्रश्न है, कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 60%।
बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए, उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 138 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग दोस्तों पाठ को लंबा करता है, छात्र उबने लगते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, शिक्षण सामग्री न तो पाठ को लंबा करती है, न छात्रों को उबाती है, बल्कि शिक्षण को रोचक, प्रभावी और व्यवहारिक बनाती है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, प्रोजेक्ट विधि का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? तो ये दिया था दोस्तों, किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों डॉक्टर W.L. किलपैट्रिक ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 140 नंबर का प्रश्न है, निम्न का सही मिलान कीजिए। दोस्तों सही मिलान है वो अपने को करना है। B.S. ब्लूम ने दोस्तों मूल्यांकन आयाम को परिभाषित किया था, और हार्वर्ड ने स्मृति स्तर को, और मॉरिसन ने दोस्तों बौद्ध स्तर, और हंट ने चिंतन स्तर। ये सारे के सारे दोस्तों पहले से ही सुमेलित है, इन सभी पर बल दिया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है, चारों के चारों पहले से ही सुमेलित है, सी नंबर का ऑप्शन सही, ABCD। 141 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन आयाम के तीन निम्न सोपान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ये देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहारिक परिवर्तन का मूल्यांकन करना, ये सभी हैं। ये दोस्तों BS ब्लूम के हैं, यानी कि BS ब्लूम के द्वारा ये तीनों सोपान दिए गए। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 142 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन करता है, तो ये व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन सही। 143 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए, तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 144 नंबर प्रश्न है, समस्या निवारण विधि का अवगुण है, तो वो अवगुण है, यह प्रकृति में विशुद्ध रूप से व्यक्तिवादी है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 145 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कक्षा में भाषा की बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक उपायों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है अलंकारिक भाषा का उपयोग। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 146 नंबर प्रश्न है, प्रायोगिक कार्य का लाभ है, तो वो है अर्जित ज्ञान स्थायी होता है, तार्किक व निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, बालक स्वयं करके सीखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन सही। 147 नंबर का प्रश्न है, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्ति और सामाजिक स्वास्थ्य को विकसित करना, संगीत, नृत्य और नाटक छात्रों के आत्मबोध, उनके ज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 148 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? अच्छे शिक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रायोजना विधि महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों करके सीखना स्थायी होता है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, NCF 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? तो ये समावेशी शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैंने आपको ये जो मॉडल पेपर है सामाजिक अध्ययन का, ये कंप्लीट करवा दिया है।
प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।